संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू नहीं हुई चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रदान की उपाधि। विद्यार्थियों से श्रेष्ठ गुणों का अनुकरण करने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में स्थानीय लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुटी। साहिबगंज में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष ने की बैठक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्षी दलों के शोर शराबे के कारण पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित की गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके सहित विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विरोध जारी रहा। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर सभापति ने सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ के आवंटन से देश में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेल बजट यात्रियों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा। जिसके कारण रेलवे का जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं हो पाता था, उसको पूरा करके आज 2,41,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट एलोकेशन किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, और इससे जो हमारे 800 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल भर के, 2.5 करोड़ डेली, उनको उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला से मुलाकात की और उन्हें रांची में 17, 18 और 19 फरवरी को खेलगांव में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके के 7वें दीक्षांत समारोह को राज्यपाल रमेश बैस ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 1139 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि किसानों के बेहतर भविष्य के निर्माण में यहां के विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी और नई तकनीक को विकसित करने की जरूरत है। किसानों को उन्नत बीज और कृषि नई तकनीकों की जानकारी देना भी आपका दायित्व होना चाहिए। आपके सम्मुख मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण तथा खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना एक गंभीर चुनौती है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की पहचान खनिज संपदा राज्य के रूप में है, जबकि यहाँ की बड़ी आबादी कृषि पर आश्रित है, परंतु पठारी क्षेत्र होने के कारण लगभग 80% वर्षा जल बिना किसी उपयोग के नदी नालों में बहकर बर्बाद हो जाती है। गुणवत्ता का अभाव, शोध में गुणवत्ता की कमी इत्यादि तो नहीं है, इसमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भारत में कृषि अनुसंधान अभी भी अन्य देशों की तुलना में कम है। समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि राज्य में अधिकांश लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं। उन किसानों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर आय को बढ़ाना है।
उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा ग्रहण कर रहे अधिकांश विद्यार्थी गांवों और कस्बों से आए हैं। उन पर राज्य और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। कस्बे से आप लोग आए हुए हैं, आपके साथ साथ वो समस्त स्थान भी आगे बढ़े और भारत देश आप जैसे नौजवान को पाकर पूरे विश्व में अपना एक स्थान प्राप्त कर सकें। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रांची से असीम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका स्थित अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात की समस्याओं से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि जो भी समस्या होगी उसके समाधान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि सरकार उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री को दुमका पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री आज पार्टी के 44वें स्थापना दिवस समारोह में भी शिरकत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री दास ने आज जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी, जबकि अब तक मात्र 357 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। लगाकर आग वो अमन की बात, लगाकर आग वो अमन की बात है। राज को लूट रहे हेमंत सोरेन जी और सीधे सभी जिले में उनके जो एमएलए हैं जिला प्रशासन से साठ-गांठ कर 40% कमीशन के कारण, मैं टीवी में एक दिन देख रहा था, कहीं सड़क था वहां बालू मिट्टी डाला। ये राज्य की स्थिति है। सरकारी खजाने में पड़े रह गए 80 करोड़, सड़कें जर्जर। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी 4 फरवरी के देवघर दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने साहिबगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अधिक से अधिक संख्या में गृह मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि गृह मंत्री विजय संकल्प रैली को संबोधित करने से पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और देवघर इंडस्ट्रियल एरिया में नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। आगमन हो रहा है दिनांक 4 तारीख को और एक बड़े उद्देश्य के लिए आए। उनका आना एक बड़े उद्देश्य के लिए भी, और उद्देश्य एग्रीकल्चर सेक्टर में रेगुलेशन लाने का, हरित क्रांति ग्रीन रेगुलेशन को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के आय को दुगना करने के लिए नैनो जो खाद की कंपनी है उसका वो शिलान्यास करना, इफ्को कंपनी का है। वो केवल यहाँ के किसानों को लाभदायक और देश के किसानों को लाभ तो देगा ही, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के सृजन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर पूरे शहर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल जसीडीह स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर उनका स्वागत और अभिनंदन की तैयारियां की जा रही हैं। गृह मंत्री पार्टी कार्यक्रम के अलावे आरके मिशन के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक आज रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने ICAR के भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया। इस दौरान श्री पाठक ने संस्थान में विभिन्न शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं का उद्घाटन किया।
का जो प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके कैंपस में आज आईसीआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक के द्वारा कई चीजों की सौगात दी गई है या कुछ यहाँ पर नई व्यवस्थाएं शुरू की गई है। जानते हैं हिमांशु जी, कैसे आज कहीं नई सौगात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश भर में 113 संस्थान है, उनमें से आप है नेशनल राष्ट्रीय संस्थान जिसमें 8 राष्ट्रीय संस्थान में से हमारे संस्थान कृषि जैव संस्थान वो नवीनतम आपको जैसे पता होगा बायोटेक इसके जब हम कृषि का बात करते हैं क्लाइमेट चेंज अलग अलग तरह का हमारे कई सारी चुनौतियाँ ये सारी चुनौतियों से कृषि को निकल के आना है। बायोटेक्नोलॉजी कृषि को ध्यान में रखते हुए सरकार एक संस्था इसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर न केवल शोध की शिक्षा खासकर BSc MSc और आगे शिक्षा शोध और विस्तार तीनों को एक साथ सफाई करके एक संस्थान रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिसूचना जारी होने के तीसरे दिन आज किसी भी उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया है। हालांकि 7 लोगों ने नामांकन प्रपत्र की खरीदारी की है। उधर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने कल सूचना भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मॉक पोल का जायजा लिया। उधर मतदाता जागरूकता कोषांग की ओर से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर दवाओं की खरीदारी में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निविदा में निर्धारित न्यूनतम दर को नजरअंदाज कर केंद्र सरकार की 5 कंपनियों से अधिक दर पर दवा की खरीदारी की गई है, जिससे राज्य सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपए की अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा है और अभी भी खरीदारी की प्रक्रिया जारी है। तो हम मनोनयन के आधार पर झारखंड की वित्त नियमावली के सेक्शन 235 को शिथिल करके 245 के आधार पर हम उससे मनोनयन करें, मनोनयन पर खरीद कर लें और मनोनयन पर खरीद हुई। अब मुझे जो दस्तावेज मिले हैं उसके हिसाब से मनोनयन पर जो खरीद हुई वो 4 गुना 5 गुना अधिक दर पर खरीद हुई, जितना कि टेंडर की दर इनके यहाँ न्यूनतम दर आई हुई थी। अब जब कैबिनेट के सामने प्रस्ताव गया कि 235 शिथिल करिए, 245 के अनुसार खरीदेंगे, तो कैबिनेट को इन्होंने बताया कि नहीं बताया कि साहब हमने पहले टेंडर निकाला है, L1 आ गया है, L1 की दर दिखाई पड़ रही है और L1 की दर 4 गुना 5 गुना कम है, तब हम मनोनयन पर खरीदें कि नहीं खरीदें। इस तथ्य को छुपा दिया गया। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पिछले दिनों धनबाद में अगलगी की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूरी घटना की जानकारी ली। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने न्यायालय को बताया कि घटना को लेकर सरकार द्वारा 2 कमेटियों का गठन किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, तो हमने भी संपर्क किया है जिला प्रशासन से। तो डिप्टी कमिश्नर धनबाद ने अपने 2 ऑर्डर से एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दिया है जो इसके घटना का पूरा कारण, क्या गाइडलाइंस से सेफ्टी हैजार्ड्स बाइट लॉज फुलफिल किए गए थे कि नहीं, फायर सेफ्टी हैजार्ड्स का जो भी रेगुलेशंस है उसको फॉलो किया गया था कि नहीं, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है। छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पंकज कंबोज ने अपने 2 दिवसीय जमशेदपुर दौरे के क्रम में आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री कंबोज ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने अपराध शाखा का निरीक्षण किया और वहां की कार्यप्रणाली से अवगत हुए। इस मौके पर कोल्हान के डीआईजी अजय लिंडा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
चाईबासा जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। इस घटना में 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को जंगल से निकालकर प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया। गढ़वा जिले के सीमावर्ती बूढ़ा पहाड़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर की टीम लगातार इस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। इसी कड़ी में टीम में शामिल सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन के द्वारा लातेहार जिले के बारेसाड़ थाना क्षेत्र के जोगपानी क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान में एक LMG समेत 4 अत्याधुनिक हथियार, 470 राउंड गोली और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश राजद के पदाधिकारियों ने पटना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बुलावे पर बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी की स्थिति सहित अन्य राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 राष्ट्रीय महिला टीम में अष्टम ओरांव और सुमति कुमारी का चयन किया गया है। उनके चयन पर उपायुक्त समेत खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुमला में राज्य का पहला महिला पुस्तकालय का निर्माण कराया जा रहा है। बिरसा मुंडा लाइब्रेरी के नाम से निर्मित इस लाइब्रेरी का उद्घाटन 15 फरवरी को उपायुक्त के हाथों होगा। वेतन भुगतान की मांग को लेकर विगत कई दिनों से आंदोलनरत HEC कर्मियों ने आज मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में तमाम यूनियन के नेताओं ने हिस्सा लिया। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में चोरी की 2 अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन घटनाओं के बाद भुक्तभोगियों ने थाने में आवेदन दिया था। दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के आईजी पंकज कंबोज अपने 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरे में उन्होंने एसएसपी कार्यालय में बने अपराध शाखा का निरीक्षण किया और अपराध शाखा में चल रही कार्यप्रणाली से रूबरू हुए। जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के बहराबरन में बम से हमला करने आया अपराधी खुद बम की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग पर बोड़दा पुल के समीप तेज रफ्तार बाइक के धक्के से बाइक सवार समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में संपन्न अनुकंपा समिति की बैठक में 19 लाभार्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। इस सिलसिले में आज 11 लाभार्थियों को उपायुक्त ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। और अब बात मौसम की। झारखंड में एक बार फिर ठंड की दस्तक देने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बर्फीली हवा चलने के कारण अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है। इसके कारण कई इलाकों में सुबह में शीतलहर चलेगी, वहीं आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.1 और न्यूनतम 17.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 2 फरवरी साल 1889 को राजकुमारी अमृत कौर आहलूवालिया का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अमृत कौर भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह भारत की राजनेता और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रहीं। अमृत कौर महात्मा गांधी की अनुयायी और लंबे समय तक उनकी सचिव रहीं।
स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी पहली अध्यक्ष बनी। 2 फरवरी साल 1943 को स्टालिनग्रेड का युद्ध समाप्त हुआ। यह स्थान रूस के दक्षिण पश्चिम में वोल्गा नदी के पास है। वर्तमान में इसे वोल्गोग्रेड के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को अब तक के सबसे भयानक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। इस युद्ध में लगभग 10 लाख से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। सोवियत सरकार द्वारा जर्मन सेना के आत्मसमर्पण की घोषणा के साथ ही लगभग 6 महीनों से चला यह विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के आखिरी दिन तक लगभग 91,000 जर्मन सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 0 से -डिग्री नीचे के तापमान वाले इस युद्ध क्षेत्र में महीनों से लड़ रहे इन सैनिकों की दशा भूख से दयनीय हो गई थी। जर्मनी के शासक हिटलर के लिए इस युद्ध का परिणाम बहुत बड़ी पराजय के रूप में सामने आया। गढ़वा लातेहार जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का वर्चस्व खत्म करने के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ गया है। वहीं इन इलाके में रह रहे लोगों को भी उम्मीद है कि अब यहां विकास की बयार बहेगी। झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के नक्सलियों का गढ़ रहे गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ पर फतह पाने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के आईजी अमित कुमार का दावा है कि इसी वर्ष जून तक पूरा झारखंड नक्सल मुक्त होगा। झारखंड को हम बोले कि नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा 30 जून तक मान के चलिए। तो 30 जून तक इन लोगों का टारगेट है। पारसनाथ आपका हो गया, लेकिन कोल्हान में अगर गतिविधियां ट्राई जंक्शन हो गया, बूढ़ा पहाड़ हो गया, पारसनाथ हो गया, बस कोल्हान बचा है, वहाँ कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिले। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से खाली कराने के लिए वर्ष 2018 में पहली बार झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया था और करीब 4 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद अक्टूबर 2022 में नक्सलियों का यह तिलस्म आखिरकार ध्वस्त हो गया। पूरा आशा है कि यहाँ झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ का कैंप लगने से भविष्य में इस इलाके में दूर दराज तक कहीं पर भी नक्सली गतिविधि अब नहीं होनी है और उसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। बूढ़ा पहाड़ के नक्सल मुक्त हो जाने के बाद इस क्षेत्र का विकास सरकार की अब शीर्ष प्राथमिकता है। इसको लेकर 27 जनवरी को सरकार का पूरा कुनबा इस दुर्गम इलाके में पहुंचा और यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। लोगों को बंदूक उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार की योजनाएं उठा के लेके जाओ। डर भय से आप कितने दिन जिंदा रहेंगे, कितने दिन जिएंगे आप? मान सम्मान स्वाभिमान के साथ चलिए। बूढ़ा पहाड़ जो कि हम कह सकते हैं कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ इलाका है, यहाँ पर भी अब विकास की किरण पहुंचेगी। हम कह सकते हैं कि कुदरत ने झारखंड को सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ वैसे इलाके हैं जहाँ पर नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, उसे अब खत्म करने की कोशिश हो रही है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से विकास की किरण पहुँचाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। यहाँ सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की मौजूदगी से लोगों का डर खत्म हुआ। अब स्थानीय लोगों में विकास को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं, जो बूढ़ा पहाड़ को नई पहचान भी दिलाएगा। सीआरपीएफ कैंप लगने से हम लोग को सारा सुविधा जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है और जितने डर भय था वो सब मुक्त हो गया। विकास होगा यहाँ, पहले के जगह से अब बहुत अच्छा बन गया। ये उम्मीद है कि विकास होगा और आने जाने में भी सुविधा। उसमें तो बहुत डर लग रहा था, आने जाने में तो बहुत पहले दिक्कत हो रहा था, तो अब थोड़ा सा कुछ उतना नहीं लगता है। अब धीरे धीरे सर विकास आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर उग्रवाद प्रभावित यह दूरस्थ और दुर्गम इलाका अब मुख्य धारा से जुड़कर विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। सभी को यह उम्मीद है कि जहां कल तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती थी, वहां अब विकास की गूंज सुनाई देगी। तो ये जो बूढ़ा पहाड़ का खूबसूरत इलाका है, आप देख सकते हैं कि कितनी हरी भरी वादियां हैं और ये टूरिज्म के लिहाज से भी कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर नक्सलियों का वर्चस्व खत्म होने के बाद अब प्रशासन की यहाँ पर भागीदारी बढ़ी है, पुलिस के लोग पहुँचे हैं, तो लोग अब निर्भीक होकर यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो ऐसे में बूढ़ा पहाड़ का इलाका अब प्रशासन और पुलिस जो है उसकी पहुँच के दायरे में आ गया है, जो अक्टूबर 2022 के पहले तक सिर्फ नक्सलियों के कब्जे में हुआ करता था। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बूढ़ा पहाड़।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के डॉक्टर जानूम सिंह सोई को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। जनजातीय भाषा हो के उत्थान के लिए वो पिछले 4 दशकों से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत गुमनाम हस्तियों को पद्म पुरस्कारों के माध्यम से उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे रही है। इस साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गितिल लोंगोर निवासी डॉक्टर जानूम सिंह सोई को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। डॉक्टर सोई लंबे समय से जनजातीय हो भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उत्थान की दिशा में काम कर रहे हैं। पद्मश्री के लिए चयनित होने पर वो काफी हर्षित है तथा इस सम्मान के लिए वो केंद्र सरकार के आभारी हैं। क्या क्या मैंने उपन्यास में लिखा ये तो पढ़ने का विषय रह गया है। जब तक होकुड़ी पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है कि मैंने क्या क्या लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी डॉक्टर जानूम सिंह सोई की चर्चा करते हुए कहा कि उनके योगदान से अब पूरा देश परिचित हो चुका है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने जनजातीय भाषाओं पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जानूम सिंह सोई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसी आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। किसान परिवार से संबंध रखने वाले जानूम सिंह को पढ़ाई लिखाई का बेहद शौक रहा है। हिंदी से एमए करने के बाद वो झारखंड के घाटशिला कॉलेज में व्याख्याता रहे और बाद में कोल्हान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। सेवानिवृत्ति के बाद भी इनका पूरा ध्यान और समय लेखन में ही बीतता है। डॉक्टर सोई को पर्यावरण से भी बहुत लगाव है। वो अपने घर में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे और साग सब्जी का भी उत्पादन कर रहे हैं। अब तक भाषागम प्रथम भाग, भाषागम दूसरा भाग, हरा सगर प्रथम भाग और हरा सगर सप्तम भाग, और एक किताब है आधुनिक हो सृष्टि काव्य। ये संपादक के रूप में मैंने सजाया है। इनके परिवार की खास बात यह भी है कि इनके सभी भाई शिक्षक और प्रोफेसर ही रहे हैं। इनकी पत्नी भी सहायक शिक्षिका है, बेटा भी शिक्षक ही है। केवल इनकी दोनों बेटियों ने ही अलग अलग क्षेत्रों को चुना है। डॉक्टर सोई की पत्नी हीरा देवी बताती हैं कि वो लोग हो समुदाय से आते हैं जिससे उनका जुड़ाव शुरू से रहा है। डॉक्टर सोई ने कई पुस्तकें लिखी हैं जो जेपीएससी के सिलेबस में भी शामिल है। उनकी लिखी पुस्तकें बीए तथा एमए में भी पढ़ाई जाती है। धीरे जब लोगों से मिले सब रिसर्च करने के लिए तो उनको मिलना पड़ा सबसे। सब लोगों को, तब अपने समुदाय के लोगों को बहुत नज़दीकी से देखे, पहचाने, समझे। तब उन्होंने महसूस किया कि मैं अपनी भाषा को लेके कुछ काज करूँ। तब उसके बाद उन्होंने कविताएं लिखी। कविताएं लिखने के बाद कुछ फिर उनके ऊपर बोला गया कि हमारी किताबें नहीं है ना जेपीसी के लिए भी। तब सबने उनको प्रस्ताव दिया कि आप उसमें कुछ काज कीजिए। तब उन्होंने उपन्यास लिखा। आज उपन्यास लिखे जो वो हो कुड़ी जो है आपका जेपीसी में भी शामिल किया गया है। डॉक्टर सोई के पद्मश्री के लिए नामित होने से पूरा परिवार और रिश्तेदार काफी खुश हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषा के गुमनाम भाषाविद और साहित्यकार को मान सम्मान तथा पहचान देकर सबों को गौरवान्वित किया है। बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि पापा को ये मिल रहा है और पापा को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू नहीं हुई चर्चा। राज्यपाल रमेश बैस ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रदान की उपाधि। विद्यार्थियों से श्रेष्ठ गुणों का अनुकरण करने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में स्थानीय लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। पार्टी के